स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः भूगोल का एक हिस्सा देखा जाएगा। यह बीए भाग 2 के पाठ्यक्रम मानव भूगोल का हिस्सा है। मानव भूगोल की प्रथम इकाई का प्रथम पार्ट या पहला टॉपिक मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र है, जिसे आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं मानव भूगोल के अर्थ को, उसकी परिभाषा को, उसके विषय क्षेत्र को। मानव भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ताओं की देन रही है। जर्मनी के तमाम भूगोलवेत्ताओं ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान इस विषय के विकास में, इस शाखा के विकास में फ्रेडरिक ड्वेइटजेल माने जाते हैं। इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है और इस शाखा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी को माना जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी मीन्स मानव भूगोल, इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी ही मानव भूगोल की शुरुआत के लिए श्रेय के रूप में जानी जाती है। तो आइए देखते हैं मानव भूगोल क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। यहाँ मानव भूगोल की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मनुष्य और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। बहुत सिंपल सी भाषा में यहाँ बताया गया है कि मनुष्य और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल है। अर्थात मनुष्य के ऊपर उसके आसपास के वातावरण के जिन प्रभावों का स्वरूप देखने को मिलता है, उनकी जो मिलियू है, उनकी जो समग्रता है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात मनुष्य और वातावरण के जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए दो विद्वानों की परिभाषाओं को देखा जा सकता है। वैसे तो कई विद्वानों की परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर दो विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा हंटिंगटन की देखिए। पूरा नाम एल्सवर्थ हंटिंगटन था इनका। देखें परिभाषा, भौगोलिक वातावरण एवं मनुष्य के विविध क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल मनुष्य के जो विविध क्रियाकलाप हैं वे और भौगोलिक वातावरण, इन दोनों के जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अर्थात जब भी मानवीय पक्षों के अध्ययन की बात होगी, उसमें पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंधों की बात होगी, तो कहीं न कहीं यह विषय मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित होगा, मानव भूगोल के अंतर्गत माना जाएगा। तो भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के जो विविध क्रियाकलाप हैं, विविध क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों को 4 से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। मनुष्य समुदाय के द्वारा इन सभी क्रियाकलापों में से कोई न कोई एक या दो क्रियाकलाप अवश्य किए जाते हैं। तो विविध मानवीय क्रियाकलापों और उनका वातावरण से जो संबंध है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कुमारी इजी सिंपल की परिभाषा को देखें। क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। अर्थात मनुष्य सदैव क्रियाशील है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता, उसका मस्तिष्क कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वह सतत कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है, कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। तो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की जो परिवर्तनशील संबंध हैं, जो गतिशील संबंध हैं, इन दोनों
का जो समग्र अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल है। तो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो ये दो परिभाषाएं संपूर्ण के अनुसार देखी गई। इसके बाद मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण अंग बताए गए। 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण अंगों में जो पूरी स्टडी है वह इन 3 दायरों में बंध करके चलती है। पहला है भौतिक वातावरण का अध्ययन। मानव भूगोल का पहला पक्ष जो कि मानव के जीवन से जुड़ा हुआ संदर्भ है, तो इसमें भौतिक वातावरण को भी शामिल किया गया है। दूसरा है मनुष्य के विविध क्रियाकलापों का अध्ययन। मानव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और कार्य किए जाते हैं उसका और सामाजिक पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और तीसरा है उपरोक्त दोनों के संबंधों का अध्ययन, अर्थात भौतिक वातावरण, मानव के विविध क्रियाकलाप और सामाजिक पक्ष, इन दोनों की समग्रता का अध्ययन इसका तीसरा पक्ष है। तो उपरोक्त दोनों के संबंधों का अध्ययन, तो ये यहाँ 3 पार्ट बताए गए। अब मानव भूगोल के क्षेत्र या विषय सामग्री को देखिए। मानव भूगोल के क्षेत्र को 2 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों में क्या क्या शामिल है? पहला भौतिक तत्व और दूसरा मानवीय गतिविधियों का अध्ययन। भौतिक तत्वों का अध्ययन या भौतिक तत्व में देखिए इसमें किन पक्षियों का अध्ययन शामिल है? स्थलाकृतियों का, जलवायु का, विविध प्रकार की शैलों का, जलाशय, वन और जीव जंतु इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो भौतिक तत्वों का अध्ययन और दूसरा मानवीय गतिविधियों का अध्ययन। मनुष्य के द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियां पूरे मानव जीवन में की जाती हैं, पूरे जीवन में की जाती हैं। ये गतिविधियां कौन कौन सी हैं? इसे 3 पार्ट बताए गए। पहला है आवश्यकता संबंधी तत्व, दूसरा है आर्थिक तत्व और तीसरा है सामाजिक व राजनीतिक तत्व। तो इसके विषय क्षेत्र में जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के 3 हिस्से यहाँ पर बताए गए, 3 भाग बताए गए। आवश्यकता संबंधी तत्व, इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र और आवास संबंधी जो घटक हैं, जो पक्ष हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद दूसरा है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में अर्थ जगत से जुड़े हुए, अर्थोपार्जन से जुड़े हुए, अर्थवित्त से जुड़े हुए अन्य या विविध प्रकार के जो कार्य सम्मिलित हैं उसमें इसके अध्ययन के अंग हैं। ये कार्य कौन कौन से हैं? यहाँ देखें। उत्पादन जनित क्रियाएं, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनके जरिए उत्पादन संबंधी कार्य किए जाते हैं। यह उत्पादन प्राथमिक रूप में भी हो सकता है, द्वितीयक रूप में भी हो सकता है, तृतीय चतुर्थक किसी भी रूप में हो सकता है। तो उत्पादन जनित क्रियाएं। इसके बाद निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग अर्थात वस्तुओं का उत्पादन करना, उनका निर्माण करना इत्यादि चीजें इसमें शामिल हैं। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन, यातायात का अध्ययन, परिवहन और संचार का अध्ययन। तो यह आर्थिक तत्व के महत्वपूर्ण, आर्थिक तत्व के अंतर्गत ये पक्ष शामिल किए गए। यहाँ आपने इसको देखा। इसके बाद तीसरा देखें, सामाजिक व राजनीतिक तत्वों का अध्ययन या सामाजिक व राजनीतिक पक्षों का अध्ययन। इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? यहाँ देखें। राज्यों की सीमाएं, उनका विस्तार, विविध प्रकार के संसाधन एवं उनका उपयोग, शिक्षा, कला एवं साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी इसमें देखा जाता है। यद्यपि यह बहुत संक्षिप्त करके यहाँ पर दिया गया, किंतु इसको अलग अलग अगर देखा जाएगा तो बहुत विस्तार इसमें शामिल है, क्योंकि पूरे विश्व में कई प्रकार के प्रदेश बताए गए हैं। जैसी आवश्यकता रही, जैसा वर्गीकरण रहा है, विभाजन के जिस प्रकार आधार रहे हैं, उसके अनुसार विविध प्रकार के राज्य होते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, उनके विस्तार होते हैं, विविध रूपी प्रदेश होते हैं। इसके बाद विविध प्रकार के संसाधन मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति के द्वारा विविध रूपी संसाधन प्रदान किए गए हैं और उन संसाधनों का मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उपयोग करता है। तो इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है।
मनुष्य के द्वारा शिक्षा संबंधी जो गतिविधियां हैं, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, उनका अध्ययन। कला और साहित्य भी मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। मानव जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। कुछ इसके सृजन में, कुछ इसके रचनाओं में मानव जगत लगा हुआ है। तो कला और साहित्य का अध्ययन। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रत्येक राज्य जो होता है, उस राज्य का जो प्रशासन होता है, उसका राष्ट्रीय परिदृश्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विविध रूपीय संबंध होता है। इन संबंधों का भी अध्ययन कहीं न कहीं इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे इसके कुछ हिस्से हैं भू राजनीतिक संबंध, सामरिक संबंध, ये इसी के पार्ट्स हैं। तो मानव भूगोल के अर्थ के अंतर्गत, उसकी परिभाषा के अंतर्गत, विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई। विषय क्षेत्र को विषय सामग्री भी कहते हैं, स्कोप भी कहते हैं, और विषय क्षेत्र तो इसका नाम है ही। तो यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं, जो प्रारंभिक पक्ष रहे हैं, उसको यहाँ पर दिया गया।